हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा पैरासिटिज्म। आपको पता है बहुत सारे पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं होता है। जी हाँ, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे ऐसे इवॉल्वमेंट हो चुके होते हैं जो उन्हें डाइजेस्ट करने के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ता है, बस वो सीधा किसी की बॉडी पे जाकर रहते हैं और वहां उनकी बॉडी में जो उनको मिलता है वो खा लेते हैं। तो अपन पैरासिटिज्म को आज डिस्कस करने वाले हैं। पूरे होस्ट और पैरासाइट की भी एक रिलेशनशिप होती है। उसमें क्या होता है, पैरासाइट जब अपने आप को इवॉल्व करता है तो पैरासाइट से बचने के लिए होस्ट भी अपने आप को इवॉल्व करता है। होस्ट बोलता है कि भाई मैं अपनी बॉडी में ऐसे ऐसे चेंजेस लेके आ जाऊंगा जिससे पैरासाइट मुझ पर ना आए। लेकिन पैरासाइट उससे भी ज्यादा समझदार होता है। वो क्या करता है, जैसे जैसे मैकेनिज्म होस्ट ने इवॉल्व की है, मान लीजिए इसने इवॉल्व कर दिया है कुछ नया मैकेनिज्म, ये खुद भी इवोल्यूशन करके उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। यस, यानी अपने बॉडी के अंदर ऐसे चेंजेस लेके आ जाएगा कि वो अब होस्ट के अंदर जा ही सकता है। मतलब होस्ट कैसे भी करके पैरासाइट को रोक नहीं पाता है मोस्टली। और कई सारे पैरासाइट ऐसे होते हैं जो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, यानी उन्हें पर्टिकुलर किसी एक होस्ट के साथ ही जाना होता है। मतलब हर जगह वो ऐसे मुंह मारते हुए नहीं घूमते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं आपके पैरासाइट्स और होस्ट की बात। अब पैरासाइट में कैसा होता है, एक को तो बेनिफिट होता है और दूसरे को नुकसान होता है। तो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि पैरासाइट वाली जो रिलेशनशिप होती है वो कैसी होती है, प्लस एंड माइनस। मतलब इसका तो बेनिफिट हो गया और इसको नुकसान हो गया। तो ये होती है पैरासाइट और होस्ट की बात। अब जो पैरासाइट्स होते हैं ये अपनी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस लेके आ जाते हैं। वो कैसे चेंजेस होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो अननेसेसरी जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, उनको ज्यादा सेंस से करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनको खुद का प्रे ढूंढना नहीं है। अननेसेसरी सेंस ऑर्गन को वो क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। मतलब अब बॉडी से हटा दिया, मतलब उनको जरूरत नहीं है। उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ना वो भी बहुत डिग्रेड हो जाता है क्योंकि उनको खुद पचाना नहीं है, खुद बनाना नहीं, खुद पचाना नहीं है। तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी कैसा होता है, बहुत डिग्रेड हुआ होता है, मतलब अंश मात्र। लेकिन उनकी रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो रिप्रोडक्टिवली वो कैसे होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम उनका बहुत फास्ट, मतलब जबरदस्त काम करता है। 100 200 400 500 1000, मतलब खूब सारे वो अंडे अपने बना के बॉडी के अंदर इवॉल्व करते रहते हैं। अब उनका उनकी बॉडी में कुछ अडेसिव, अडेसिव का मतलब उनको चिपकना है ना किसी से, तो सकर वकर बन जाते हैं। ये सकर्स क्या करते हैं, उसको होस्ट की बॉडी में चिपकने में हेल्प करते हैं। तो ये कुछ मैकेनिज्म होती है जो मोस्टली सब पैरासाइट्स के अंदर कॉमन होती है। सबसे पहली बात क्या हो गई, मैंने आपको बताया कि वो अननेसेसरी सेंस ऑर्गन को खत्म कर देते हैं। सेकंड, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम रुडिमेंट्री हो जाता है। एंड थर्ड, उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ही एनहांस हो जाता है। और जब उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना वर्क नहीं कर रहा है तो वो अपनी बॉडी में खून वून चूसना है ना उनको होस्ट का, तो वो क्या करते हैं, सकर्स वगैरह या एडेसिव डिस्क वगैरह बना लेते हैं। तो ये तो हो जाती है आपके जो पैरासाइट्स हैं उनके अंदर क्या क्या नई इन्वॉल्वमेंट है उसकी बात। अब अपन देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर अपन लीवर फ्लूक की बात करें तो ये लीवर फ्लूक जो होता है क्या करता है, इसको भी दो चाहिए। ह्यूमन का जो लीवर फ्लूक है इसको स्नेल भी चाहिए एंड फिश भी चाहिए, और ये दोनों इसके इंटरमीडिएट से, मतलब ये इनको कैरी करवा रहे हैं। और कैरी करवा के जाता कहाँ है, ये ह्यूमन के अंदर। तो जो पैरासाइट्स होते हैं उनको इंटरमीडिएट्स की जरूरत भी पड़ती है या वेक्टर्स की जरूरत भी पड़ती है। कहां पर जाने के लिए, अपने होस्ट के पास जाने के लिए। तो जो लीवर फ्लूक है उसका होस्ट तो कौन हो गया, आपका ह्यूमन। और लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या चाहिए उसको, स्नेल एंड फिशेस चाहिए। इसी तरह से अगर अपन मलेरिया पैरासाइट की बात करें तो प्लाज्मोडियम को भी तो मच्छर चाहिए ना, मादा एनाफिलिस जो होती है, फीमेल एनाफिलिस मच्छर चाहिए होती है वेक्टर, वो उसको लेके जाएगी ह्यूमन के पास। तो ऐसे बहुत सारे पैरासाइट्स ऐसे हैं जिनको वेक्टर्स की जरूरत पड़ती है अपने होस्ट तक पहुंचने के लिए। अब आज की जो पैरासिटिक स्टडी है उसमें अपन बहुत सारे एग्जांपल्स स्टडी करेंगे जिससे आपको ये पैरासिटिज्म जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। अब अगर पैरासाइट की बात करें तो ये दो तरीके के हो सकते हैं। दो तरीके से कौन से, या तो ये बॉडी के बाहर रहते हैं या बॉडी के अंदर रहते हैं। उसके बिहाफ पर इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाएगा। जो बाहर रहते हैं उन्हें कहेंगे एक्टोपैरासाइट और जो बॉडी के अंदर रहते हैं उन्हें कहेंगे एंडोपैरासाइट्स। तो एक्टोपैरासाइट्स कहाँ रहेंगे, बॉडी के बाहर, और एंडो बॉडी के अंदर। अगर अपन बात करें एक्टोपैरासाइट का सबसे अच्छा एग्जांपल, तो आपके सिर में जो जुएं होती है
बच्चे करते हैं ना ऐसे, इस तरह से, इस तरह से, और मोस्टली स्कूल लाइफ के अंदर तो बहुत पड़ती है। तो जो ये लाइस होती है ये कैसा है, एक्टोपैरासाइट है। और इसी तरह से अपन टिक्स की बात करें, जो डॉग्स के अंदर होते हैं, कुत्ता अपने टांग को ऊपर करके ऐसे खुजाता रहता है ना अपनी बॉडी को, तो वो टिक्स जो होते हैं वो डॉग के अंदर, लाइस ह्यूमन के अंदर। फिर अगर अपन फिशेस की बात करें, मैराइन फिशेस, तो वहां पर भी सी लाइसिस होती है। सी लाइसिस का नाम है कॉपीपॉड। मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो कॉपीपॉड्स होती है ये फिश के ऊपर रह रही होती है। तो ये एक्टोपैरासाइट हो गई फिश का, टिक्स जो है वो डॉग के ऊपर है, एंड लाइस जो ह्यूमन के ऊपर है। ये सब क्या कर रहे हैं, जो बना हुआ फूड है वो बिल्कुल चूस लेते हैं। इसी तरह से अगर अपन एक्टोपैरासाइट में अगर अपन बात करें तो कसकटा जो होता है, ये हेज प्लांट के ऊपर जो है कसकटा, अमरबेल जिसको बोलते हैं, ये भी एक तरह से एक्टोपैरासाइट ही है, प्लांट के ऊपर पूरा खुद को लपेट लेता है। तो कसकटा इज एक्टोपैरासाइट ऑन द हेज प्लांट। अब एक्टोपैरासाइट जो बॉडी के अंदर रह रहे हैं, तो यहां आपके आ जाएंगे टैप वॉर्म, हुक वॉर्म, ये भी लीवर फ्लूक अपन ने पढ़ा। तो ये सारे जो आपके हो जाते हैं ये कैसे हो जाएंगे, बॉडी के अंदर रह रहे हैं, और बॉडी के अंदर रहने की वजह से इन्हें अपन क्या कहते हैं, एंडोपैरासाइट्स। जैसे बॉडी के अंदर ही रहकर अंदर बॉडी में जो ब्लड वगैरह है उसको सक करेंगे और अपना न्यूट्रिशन गेट करते रहते हैं। तो इस तरह से एंडो एंड एक्टोपैरासाइट्स की बात होती है। अब आपको ये एंडो एंड एक्टोपैरासाइट्स में आपको क्या ध्यान रखना है, ये अपनी पॉपुलेशन डेंसिटी को बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, लेकिन जो होस्ट है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। अब वो होस्ट को नुकसान कैसे कैसे पहुंचा सकते हैं, या तो उसके सर्वाइवल पर बनाएगी, या वो बहुत वीकनेस फील करेगा, या उसकी बॉडी के अंदर रिप्रोडक्शन एफिशिएंसी कम हो जाएगी, उसका डाइजेस्ट सिस्टम ढंग से काम करना थोड़ा कम करेगा, क्योंकि सारा जो बना हुआ खून है वो तो कौन चूस रहे हैं, बाहर जो एक्टोपैरासाइट्स या एंडोपैरासाइट्स है वो चूसते जा रहे हैं। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, होस्ट को हार्म करते हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें पैरासाइट्स में, तो एक और अच्छा सा एग्जांपल होता है, वो होता है आपके ब्रूड पैरासिटिज्म का। अब जब ब्रूड पैरासिटिज्म की अपन बात करते हैं, तो ब्रूड पैरासिटिज्म में क्या होता है, कोयल जो है अपने अंडे दूसरे पक्षियों के अंदर दे रही होती है, यानी कुक्कू, ये ब्रूड पैरासिटिज्म है। और ब्रूड पैरासिटिज्म सबसे खास बात ये होती है कि जो पैरासाइटिक बर्ड होता है वो अपने एग्स किसी और बर्ड के घोंसले में दे रहा है, मतलब अपने अंडे दिए, किसी और को संभलाने के लिए छोड़ दिए, और वही अपने उसके अंडे जो इंक्यूबेट करेगा और वही उन बच्चों को खाना, चूजों को खाना खिलाएगा। तो आपकी बुकों में भी जो एग्जांपल है मोस्टली कुकू एंड क्रो का दे रखा है, यानी कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में दे देती है। होता एग्जैक्टली ऐसा है कि जो कोयल है उसके अंडे, यानी इवोल्यूशन चलते चलते उन अंडे की रिजेम्बलेंस जो है वो दूसरे बर्ड्स के अंडों जैसी हो गई। मतलब अब दिखने में कुक्कू अपने उसको जिस भी बर्ड के घोंसले के अंदर देना है, तो धीरे धीरे टाइम के साथ उसका क्या हुआ, उसके एग्स जो है वो दूसरे बर्ड्स के साथ इवॉल्व हो गए, मतलब दूसरे बर्ड्स के एग की तरह दिखने लग गए। इसकी भी मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी, उसमें आपको दिखेगा कि कितना एफिशिएंटली कुक्कूज ने अपने एग्स को दूसरे बर्ड्स के एग्स के जैसा दिखना चालू करवा दिया, जिससे क्या होता है, पक्षी जो है उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, और डिटेक्ट नहीं कर पाएगा तो वो उसको बाहर भी नहीं फेंकेगा, और बाहर नहीं फेंकेगा तो वो उसको इंक्यूबेट भी करेगा, उसके जब चूजे पैदा हो जाएंगे तो उनको खाना भी खिलाएगा। तो इस तरह से ये चलता रहता है। अब आपने कई बार देखा होगा कि ये ब्रूड पैरासिटिज्म का फायदा कैसे होता है, यानी ब्रूड पैरासिटिज्म में जो बर्ड है उसका तो बहुत ही अच्छा फायदा है भाई, उसके बच्चे पैदा ही, मतलब उसने तो सिर्फ अंडे दिए हैं, दूसरा ही उनको पाल रहा है, दूसरा ही उनको खिला रहा है। तो ये जो ब्रूड पैरासिटिज्म है, इस पर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये ब्रूड पैरासिटिज्म क्या है। तो इसमें क्या होता है, एक जो बर्ड पैरासाइट्स होता है या पैरासाइटिक बर्ड जो होते हैं, दे ले देयर एग्स इन द नेस्ट ऑफ अदर बर्ड। और बहुत ही अच्छा एग्जांपल जो है वो किसका है, कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जो पैरासिटिज्म होता है ये कंप्लीट होता है। लास्ट में कुछ फोटोग्राफ्स भी आपको साथ साथ में दिखते रहेंगे, जिसमें आपको एनालिसिस साथ साथ में लेक्चर के साथ में चलते रहेंगे। तो ये आपकी पैरासिटिज्म की बात कंप्लीट होती है। पैरासिटिज्म में मेनली कभी भी अगर क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव नेगेटिव टाइप का इंटरेक्शन है। सेकंड अगर पूछा जाए तो इसमें बताना है आपको कि होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। थर्ड अगर बात करें तो इनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो रूडिमेंट्री टाइप का हो जाता है और रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एंड फोर्थ आपको याद रखनी है ब्रूड पैरासिटिज्म। और एक चीज और आपको याद रखनी है वो क्या है कि पैरासाइट्स कैन बी टू टाइप, एंडोपैरासाइट्स एंड एक्टोपैरासाइट्स। आई होप आपको ये जो पैरासिटिज्म है वो पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और लाइक बटन को प्रेस कर सकते हैं।
आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आपने बायोदेवी रिंकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, बाय बाय। अगर आप मेरे चैनल बायोदेवी रिंकल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।